Please like and subscribe your own channel Tattoo Think Exam Thinkers। साइज 10.4 का पहला प्रश्न है। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने समझने के लिए दो वृत्त हमने बना लिए हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ डैश है, जिसकी त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या जो है वह 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, जिसे हम O डैश से दर्शाएंगे, इनके बीच की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमने ये जो उभयनिष्ठ जीवा है AB, इसकी हमने क्या करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसके हल को देखते हैं। दिया है हमें कि O डैश केंद्रों वाले वृत्तों की त्रिज्याएं OA तथा O डैश A क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। तो ये चित्र बना हुआ है, देखिए यहाँ पर इसको हम समझ सकते हैं आसानी से। उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है O डैश 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ स्पष्ट है चित्र से O डैश जो है वह कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब ज्ञात करना है हमने उभयनिष्ठ जीवा AB की माप ज्ञात करनी है हमने। तो ये AB जो है आपका उभयनिष्ठ जो जीवा है, उभयनिष्ठ जीवा से तात्पर्य है कि ये दोनों वृत्त जो है जिन दो बिंदुओं पर काट रहे हैं, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वह जीवा कहलाती है। हमें पता है कि जीवा वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। तो यह जो AB जीवा है वह क्या कर रहा है, छोटे वाले वृत्त और बड़े वाले वृत्त दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, क्योंकि A और B बिंदु दोनों ही वृत्तों पर स्थित है। तो चलिए इसके हल को देखते हैं। त्रिभुज O डैश की भुजाएं क्या है हमारी, O डैश A 3 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस त्रिभुज में देखें, O डैश और A, इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि O डैश A जो है, ये वाली जो भुजा है वह 3 सेंटीमीटर है। O डैश जो है वह कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और OA जो है वह कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वह क्या है कि जब हम देख रहे हैं कि हम इनका वर्ग कर रहे हैं, हमने OA का वर्ग किया, तो OA का वर्ग कितना हुआ, OA जो है वह कितना है आपका, OA है आपका 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जब हम वर्ग कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर का वर्ग होता है, 5 का वर्ग हो गया 25। तो यह कितना हो गया आपका, यह हो गया 25। हम देख रहे हैं कि 25 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि OA जो है वो उसका वर्ग कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए OA का वर्ग कितना हो गया, 25 आपका हो गया। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि O डैश A और O डैश का वर्ग जो है वह कितना आ रहा है, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग जो है वो 25 आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखिए 3 का वर्ग हुआ 3 तिया 9, और 4 का वर्ग हुआ आपका 4 चौको 16। तो ये कितना हो गया आपका, 25 हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आपका हाइपोटेनस का वर्ग जो है, हाइपोटेनस स्क्वायर, वो कितना होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। इसे आप कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग जो है, कर्ण का वर्ग वह क्या होता है, आधार के वर्ग और जो है लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि OA का वर्ग जो एक तरीके से आप कर्ण हो गया, और आपका O डैश A जो है और O डैश जो है, तो ये कहीं ना कहीं इसके आधार और लंब का काम करेंगे। तो इस तरीके से हमने निष्कर्ष क्या निकाला, देखिए कि O A स्क्वायर बराबर कितना है, O डैश A स्क्वायर और O डैश स्क्वायर के, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय ये है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमेय है, और इसको हमें पता होगा तो इस प्रश्न को हल करने में हमें, या इस फैक्ट को समझने में हमें आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो त्रिभुज O है आपका, O डैश है, वो कितना है, समकोण है। यहाँ पर ये O डैश है, तो
ये कितना है, समकोणीय। समकोणीय से मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो इसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पर कोण दिखा सकते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कोण ए जो है, कोण ए जो है वह कितना है आपका, ए डैश, ओ डैश ओ जो है वो कितना है आपका 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ए पी बी उभयनिष्ठ जीवा है आपका, यहाँ मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि हम इसको ढंग से फिगर को समझ जाएं। तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर कि जो है हमारा हमारा निष्कर्ष क्या आ गया है कि ए ओ डैश ओ जो है वो कितना है 90 डिग्री का आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए ये रहा आपका, और ओ डैश आपका ये रहा, और ओ ये है। तो इसका मतलब यह जो कोण बन रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड इंक से, यह कोण जो है यह 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इस तरीके से ये त्रिभुज अगर हम अलग से त्रिभुज बना दें तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से हमारी क्या होंगी, भुजाएं होंगी इस त्रिभुज की। तो ये आपका ओ डैश है, ये आपका ए हो गया, और ये कितना है, ओ है। तो ये राइट एंगल होना चाहिए। जो हमने ये कंक्लूजन हमारा जो निकला है, निष्कर्ष निकला है, वो ये स्टेट करता है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा चित्र बना है, ये जो हमारा पूरा चित्र है, इसको हमें रिकंस्ट्रक्ट करने की, दोबारा से बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ए पी बी आपका जो उभयनिष्ठ जीवा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड इंक से फिर से, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ जीवा है जो ओ डैश पर लंब होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि P और O डैश जो है एक ही बिंदु होने चाहिए। तो इसको आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए हमने क्या किया है, हमने दोबारा से इस चित्र को क्या करना है, हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो आप प्रारंभ में भी इस तरह का चित्र बना सकते थे, जिससे क्या होता है आपको समझने में आसानी होती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटे वाले वृत्त को हमने डॉटेड लाइन से दर्शाया है, और दूसरी जो बड़ा वृत्त है उसको कंटिन्यूअस लाइन से हमने क्या कर रखा है, इसको शो कर रखा है। तो हम देख रहे हैं कि ओ डैश जो है आपका, वह ये है इसका वृत्त का केंद्र, और बड़े वृत्त का केंद्र ओ ये है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपको ए पर और बी पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप चित्र में साफ साफ कि ये 3 सेंटीमीटर की रेखा हो गई, ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है, और ये क्या है 5 सेंटीमीटर की। तो ये राइट एंगल बन रहा है इस पी बिंदु पर। इस पी बिंदु पर ये आपका क्या बनना है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा पीछे हमने बात की कि पी और ओ डैश जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। तो आप नया फिगर या फिर स्टार्टिंग फिगर, आप शुरू का फिगर जो है चित्र, आप इसी तरीके से बना सकते थे। क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि 3 सेंटीमीटर अगर किसी त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो, तो वह क्या होता है, एक राइट ट्रायंगल होता ही है, एक समकोण त्रिभुज होता ही होता है। तो यही क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपका फिगर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका ए है, ये आपका बी है, ये ओ डैश जिसे हमने माना था और हमने इसको पी कहा। तो पी और ओ जो आपके बिंदु हैं वो सेम होने चाहिए, और ये आपका ओ डैश है, दूसरे वृत्त का केंद्र। तो इस तरीके से फिगर बनेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पी और ओ डैश क्या है, एक ही है, और आपकी जो ए पी बी जो रेखा है वह क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर यही चीज़ हमने निष्कर्ष निकाला कि त्रिज्या ए ओ डैश जो है वह उभयनिष्ठ जीवा ए पी का भाग होगा। तो जो त्रिज्या आपकी आ रही है ओ डैश ए, ये जो त्रिज्या है छोटे वाले वृत्त की, वह उभयनिष्ठ जो जीवा है वह उसका भाग है। तो मतलब ओ ए और पी ए एक ही चीज़ है, क्योंकि पी और ओ एक ही बिंदु आया है। तो इसका मतलब है कि उभयनिष्ठ जीवा का जो भाग है ए पी, वह ए ओ डैश के बराबर है, और जो कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए इतना हिस्सा जो है हमारा वो 3 सेंटीमीटर आ रहा है, इसी तरीके से ये भी आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पूरी जो आपकी रेखा हो गई है वो कितनी हो जाएगी, तो ए बी की लंबाई कितनी हो गई, ये ए पी का डबल हो जाएगा। तो 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई आपकी। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूर्ण हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि एक वृत्त
कि दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रश्न को समझने से पहले एक प्रमेय है जिसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और प्रमेय क्या स्टेट करता है कि अगर हमारे पास कोई एक वृत्त है और वृत्त में एक वृत्त का केंद्र है और हमने क्या कर रखा है, अगर एक जीवा हमने वृत्त के अंदर बना रखी, मान लीजिए ए बी जीवा है जो वृत्त के दो बिंदुओं को जोड़ती है, तो अगर हम इस केंद्र से क्या करें, इस जीवा पर लंब खींचें, जो हम बात कर रहे हैं उस प्रमेय की जिसका हमें प्रयोग करना है यहाँ पर, जिसका हम प्रयोग करेंगे। तो ये O केंद्र है, तो अगर केंद्र से क्या करें, अगर हम जीवा पर लंब खींचें तो यह लंब जो है इस जीवा को दो समान भागों में बांटता है। मान लीजिए ये P बिंदु पर अगर ये मिल रहा है AB को, तो इसका मतलब है AP बराबर क्या होगा, BP हो जाएगा। तो इसका आप कन्वर्स भी आप इसको कह सकते हैं कि अगर हमने क्या किया, केंद्र O से क्या किया, जो P बिंदु को मिलाया जो कि AB का मध्य बिंदु है, और O और P को अगर हमने जोड़ दिया तो OP जो है वह AB पर लंब होता है। तो दोनों ही स्थितियां जो है वो एक प्रमेय के रूप में सिद्ध किए हुए तथ्य हैं। तो इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से अगर हम क्या करें, किसी जीवा पर लंब खींचें तो वह उसको दो बराबर भागों में बांटता है। उल्टा अगर हम बात करें कि किसी जीवा के मध्य बिंदु को अगर हम क्या करें, केंद्र से मिला दें तो वह क्या होता है, उस पर लंब होती है। तो इसका मतलब OP जो होगा लंब होगा AB पर अगर P मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हमने जो प्रश्न है, पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की दो समान जीवाएं हैं। तो यहाँ पर उसने हम मान लेते हैं कि AB एक जीवा है जो दूसरी जीवा CD के क्या है, बराबर है। तो हमने ये दिखाना है कि अगर ये अंदर वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो मतलब AB और CD जो आपकी जीवाएं हैं वो वृत्त के अंदर P बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो हमने सिद्ध करना है कि जीवा के एक खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होता है। तो इसका मतलब है जो P बिंदु है, देखिए ये AB को दो भागों में बांट देता है, एक तो AP हो गया और दूसरा खंड क्या है आपका, BP है। तो हमने ये दिखाना है कि जो AP है वह CP के बराबर होगा और जो PB है वह आपके किसके बराबर होगा, PD के बराबर होगा। ये हमने दिखाना है। तो चलिए इसके हल को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है, हमने दी हुई चीज़ें पहले लिख लेते हैं कि O केंद्र वाले एक वृत्त की AB और CD दो बराबर जीवाएं हैं जो एक दूसरे को वृत्त के अंदर P पर काटती हैं। तो ये दी हुई चीज़ है। तो सिद्ध करना है, हमने क्या सिद्ध करना है कि AP बराबर CP। यहाँ चित्र में देखते हैं कि जो AP है वह हमने दिखाना है किसके बराबर है, CP के बराबर दिखाना है। और दूसरा साथ में दिखाना है कि जो BP है वह किसके बराबर है, आपका DP के बराबर है। ये हमने क्या करना है, ये दो चीज़ें हमने सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर हम रचना करते हैं, एक वृत्त के केंद्र O से जीवा AB पर OM तथा जीवा CD पर ON लंब हम खींच दे रहे हैं। तो देखिए हम ये दो लंब खींच रहे हैं। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि O से हमने क्या किया है, M पर एक लंब खींचा है और O से एक CD पर एक लंब खींचा है ON। तो OM और ON जो है AB और CD पर क्रमशः लंब है। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि हम इन चीज़ों को फिर से अच्छे से देख पाए। चलिए ओके, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब उपपत्ति में इसके देखते हैं। उपपत्ति में क्या है कि OM लंबवत है किस पे, लंब है किस पे, AB पर। तो यहाँ पर OM जो देख रहे हैं हम, O और M जो है वह AB पर लंब है। तो इसका मतलब है कि कोण OMP कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। OMP ये वाला जो कोण है वह कितना होगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है आपका ON जो है वह लंब है किस पर, CD पर। ON जो है, जो O और N है वह CD पर लंब है। तो इसका मतलब यह कोण जो है वह 90 डिग्री का हो गया। तो अब हम देखते हैं कि त्रिभुज OMP और त्रिभुज ONP समकोणी है। तो OMP देखिए, OMP ये वाला त्रिभुज और ONP
पी, ये वाले त्रिभुज दोनों क्या है, आपस में समकोणीय है। तो इन दो त्रिभुजों को हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ओ एम पी और ओ एन पी में। तो ओ एम बराबर ओ एन, देखिए ओ एम जो है, मैं इसको फिर से क्लियर कर रहा हूँ, जो ओ एम है, ओ एम, देखिए ओ एम जो है वह ओ एन के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जीवा हमारी जो ए बी है, ए बी जीवा जो है वह किसके बराबर है, सी डी के हमें दिया हुआ है। और हमने डिस्कस किया पीछे कि जब समान जीवाएं जो होती हैं वह क्या होती हैं, जब हम लंब क्या करते हैं, केंद्र से किसी जीवा पर लंब हम खींचते हैं तो वह उसको क्या करता है, अ, बराबर भागों में, या बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। या फिर इसको एक तथ्य और हम समझ सकते हैं एक और तथ्य के रूप में, कि जो समान जीवाएं होती हैं वह केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, तो उसका यूज़ करके जो है हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि ए बी और सी डी दो समान जीवाएं हैं, तो इन जो है ये क्या होंगे, केंद्र से समान दूरी पर होंगे। इस आधार पे जो ओ एम होगा वो ओ एन के बराबर रहेगा। साथ में ओ पी जो है ओ पी के उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ओ पी जो है वह क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों ही त्रिभुजों में है। और हम साथ में देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण है ओ एम पी वह किसके बराबर है, ओ एन पी के बराबर है, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों त्रिभुज जो है ओ एम पी और त्रिभुज ओ एन पी आर एच एस से, आर एच एस क्या हुआ, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, मतलब समकोण, एक समकोण हो एक त्रिभुज में और उसके कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, तो उस आधार पे क्या होता है, वह क्या होते हैं, सर्वांग सम हो जाए। तो जब सर्वांग सम हो गए तो एम पी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एन पी के बराबर हो जाएगा। तो एन एम पी जो है हमारा, देखिए ये वाला जो भाग है वह एन पी के क्या हो गया, हमारा बराबर आ गया। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। इसका हम आगे प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब साथ में क्या आ रहा है कि हमारा ओ एम जो है लंबवत है किस पे, ए बी पे। ओ एम जो है, ओ एम ये वाला जो भाग है जो ए बी पर लंबवत है, तो इससे क्या होगा कि ए एम जो है, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम के। तो मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग हमारा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हमने अभी चर्चा की थी पहले कि केंद्र से किसी जीवा पर खींचा गया जो लंब होता है वह क्या करता है, उनको बराबर भागों में बांटता है। तो ए एम बराबर हो गया हमारा बी एम के बराबर हो गया। अब ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम को हमने लिख दिया ए पी धन पी एम लिख दिया। तो जो हमारा ए एम है, देखिए ये वाला भाग जो है वह क्या होता है, दो टुकड़ों से बना है, ए पी और पी एम से बना है। तो बराबर बी एम तो है ही। अब हमने क्या किया, ए पी बराबर क्या हो गया, पी एम को दूसरी तरफ हमने ले जाके घटा दिया। तो ए पी बराबर आ गया हमारा बी एम ऋण पी एम आ गया। अब देखिए ए पी वैसे ही है, बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी। बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, बी एम जो ये आपका भाग है जीवा का, उसको हम ए बी का आधा कह सकते हैं, क्योंकि एम जो है वो मध्य बिंदु है। और पी एम वैसे ही है, यहाँ पर इस कारण भी यहाँ पर दिखा दिए है, क्योंकि ए एम जो है वो बी एम के बराबर होता है, क्योंकि एम जो है मध्य बिंदु है और वो ए बी का कितना हो जाएगा, आधा होगा दोनों ही। तो इसको समीकरण 2 मान लिया हमने। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ओ एन जो है वह क्या है, सी डी पर लंब है। ये देखिए यहाँ पर ओ एन जो है वह सी डी पे लंब है, तो इस आधार पे क्या होगा, सी एन डी एन के बराबर हो जाएगा। सी एन जो है आपका ये वाला भाग वह किसके बराबर हो जाएगा, डी एन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फिर से वही तथ्य है कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, उसको समद्विभाजित करता है। इसलिए सी एन और डी एन बराबर हो गए। अब सी एन को हम क्या लिख सकते हैं, चित्र के आधार पे ही सी एन को लिख सकते हैं हम सी पी धन पी एन बराबर डी एन। तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, डी एन। पी एन को हम क्या कहें, दूसरी तरफ ले जाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो सी पी बराबर हो गया डी एन माइनस पी एन। अब डी एन को हम क्या लिख सकते हैं, सी पी बराबर डी एन जो है वह क्या हो जाएगा, सी डी का हाफ होगा, आधा, माइनस पी एन हो गया, क्योंकि सी एन बराबर डी एन है बराबर सी डी हाफ ऑफ सी डी के, क्योंकि एन जो है वो सी डी का मध्य बिंदु है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर सी पी बराबर क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि देखिए सी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं।
क्योंकि दोनों ही जीवाएं देखिए सी डी और ए बी आपस में बराबर हैं इसलिए। और पी एम की जगह हम क्या, पी एन की जगह क्या ले सकते हैं, पी एम ले सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 से हमने सिद्ध किया था अभी। तो अंततः हमारा क्या आ गया, ये सी पी बराबर हाफ ऑफ ए बी माइनस पी एम आ गया। तो देख रहे हैं आप कि ये सी पी और ए पी जो है ये दोनों के मान आपके क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 2 और 3 से हमारे पास हो गया कि ए पी बराबर सी पी। ए पी जो है हमारा किसके बराबर आ गया, सी पी के बराबर आ गया। अब ए पी सी पी के बराबर आ रहा है, ए बी सी डी के बराबर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए बी को अब हमने क्या लिख दिया, ए पी धन बी पी, ए बी के हमने पार्ट कर दिए, ए बी जो पूरा है हमारा हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए पी धन पी बी लिख सकते हैं, दो टुकड़ों में लिख सकते हैं इसे। तो ए बी को हमने लिख दिया ए पी धन पी बी, और सी डी को क्या लिख दिया, सी पी धन सी डी लिख दिया। यहाँ पर चित्र से स्पष्ट है, परंतु ए पी बराबर सी पी होता है, तो ए पी को और सी पी को हम क्या कर सकते हैं, जो कि बराबर है, इनको हम कैंसिल कर सकते हो। तो अंततः हमारे पास क्या बचेगा, घटाने पर जो बचेगा बी पी बराबर डी पी बच जाएगा, बी पी बराबर डी पी। तो अंततः हमने दिखा दिया कि जब दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटें तो उस स्थिति में क्या होता है कि उनके जो संगत भाग हैं वह क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यही आ गया हमारा ए पी बराबर सी पी आ गया। देखिए ए पी बराबर आ गया हमारा सी पी के, और दूसरा जो है वह बी पी बराबर आ गया हमारा डी पी के। तो यही चीज़ हमने दिखानी थी। तो एक जीवा ए बी के खंड दूसरी जीवा सी डी के संगत खंडों के बराबर है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो अपनी प्रश्न को समझने के लिए हमने यहाँ पे चित्र जो है हम इसको समझते हैं। हमें दिया हुआ है कि दो समान जीवाएं हैं, तो इसका एक तो हमें दे रखा है कि ए बी बराबर है सी डी के, ये हमें दे रखा है जीवाएं समान है। साथ में क्या दे रखा है कि प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है आपका पी है, पी पर दोनों मिल रही हैं। अब क्या करना है, हमने दिखाना है कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो हमने दिखाना है कि बी पी ओ ये वाला कोण जो है, और डी पी ओ, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु जो है हमारा वो P है, P को O से मिलाने वाली रेखा क्या है हमारी OP। तो ये जो दो कोण बन रहे हैं तो हमें क्या दिखाना है कि कोण BPO बराबर है कोण DPO के। ये हमने क्या करना है, संबंध दिखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके हल की तरफ। दिया है हमें कि केंद्र O के वृत्त कि दो बराबर जीवाएं ए बी और सी डी जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेदन करती हैं। सिद्ध करना है हमने रेखाखंड ओ पी जो है से जीवाओं ए बी व सी डी द्वारा बने कोण जो है बी पी ओ बराबर डी पी ओ, ये हमने सिद्ध करना है। तो यहाँ रचना हम क्या करते हैं, रचना में हम केंद्र ओ से ए बी और सी डी पर क्रमशः ओ एम और ओ एन हम लंब डाल रहे हैं। तो यह जो प्रश्न है वह पिछले प्रश्न का बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रतिलोम है। तो हमने यहाँ क्या किया है, ओ से जो है हमने एम पर एक लंब खींच दिया है। ऐसे ओ से हमने ए बी पे लंब खींचा है, और ओ से क्या किया है, सी डी पर ओ एन लंब हमने खींचा है। तो अब उपपत्ति देखते हैं इसकी। उपपत्ति क्या है, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, जो ए बी बराबर सी डी हमें ये दिया हुआ है। चलिए उसके बाद क्या है, ओ एम बराबर ओ एन, ओ एम बराबर क्या होगा, ओ एन हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो समान जीवाएं होती हैं, समान जीवाएं वह क्या होती हैं, केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो इसीलिए जो ओ एम है आपका, यह वाला भाग जो है केंद्र से ए बी पर खींचा गया लंब और केंद्र से सी डी पर खींचा गया लंब, ये आपस में ओ एम बराबर ओ एन हो जाएगा। तो अब त्रिभुज ओ पी एम और त्रिभुज ओ
पी एन में, इन दो त्रिभुजों को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज जो है ओ पी एम और ओ पी एन। तो ओ ये है हमारा, एम ये है, पी ये है और एन ये है। तो हम किन त्रिभुजों को ले रहे हैं? ओ पी एम इस त्रिभुज को ले रहे हैं हम, और दूसरा ओ पी एन इस त्रिभुज को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ओ एम बराबर ओ एन हमें दिया हुआ है। साथ ही क्या है, कोण ओ एम पी, ये वाला कोण ओ एन बी के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों लंब खींचे गए हैं और दोनों ही 90 डिग्री के हैं, इस वजह से ये क्या है, आपस में बराबर है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं कि ये वाली जो भुजा है इसके बराबर ओ एन के बराबर है, और ये वाला कोण जो है वह क्या है, इस कोण के बराबर है। तो एक कोण बराबर है और साथ में क्या है, ओ पी जो है वह दोनों ही त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसके आधार पे देखिए आगे हम देखते हैं ओ बी उभयनिष्ठ। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मैं फिर से इसकी रचना कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी इस पेज पर भी ओ एम पी है हमारा ए, और ओ एन पी। देखिए ओ एन के बराबर है, ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है, और ओ पी हमारा उभयनिष्ठ है ही। तो इस आधार पे क्या आ जाएगा, त्रिभुज ओ पी एम सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ पी एन के आरएचएस से, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। मतलब एक समकोण हो, कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, तो उस आधार पे क्या है, ये दोनों त्रिभुज आपके क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम है तो क्या हो जाएगा, अतः एम पी ओ बराबर हो जाएगा एन पी ओ के। यहाँ कोण है यहाँ पर, तो एम पी ओ देखिए मैं यह चित्र में यहाँ मार्क कर रहा हूँ, एम पी ओ जो है कोण वो किसके बराबर हो जाएगा, एन पी ओ कोण के बराबर हो गया। अब इन्हीं कोणों को अगर हम एक्सटेंड कर दें, अगर हम एम पी ओ कोण को हम क्या कह सकते हैं, एम पी ओ कोण को हम कह सकते हैं बी पी ओ, और एन कोण एन पी ओ को कहेंगे हम डी पी ओ सी पी सी टी से। तो क्रॉसमोडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये क्या हुए, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों से ये क्या हो गए, आपके सर्वांगसम हो गए। तो यही हमने दिखाना था कि यह जो कोण है आपके दोनों समान आ रहे हैं।